हेलो। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी स्टूडेंट का स्टडी विशेष अंक में स्वागत है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे श्वसन तंत्र से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूर्णतः संभावना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के अपने टॉपिक को, श्वसन तंत्र। ये क्या होता है, सभी पॉइंटों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। अंगों का वैसा समूह जो श्वसन की क्रिया में सहायक होता है या फिर सहायता प्रदान करता है, उनको हम लोग सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? श्वसन तंत्र कहते हैं। श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है श्वसन तंत्र में, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है, ये जो ऑक्सीजन है ये ग्लूकोज को विभिन्न भागों में तोड़ देती है। ग्लूकोज को, या फिर हम कह सकते हैं CO2 H2O तथा ऊर्जा निकलती है। CO2 H2O में तोड़ देती ग्लूकोज को तथा कुछ ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा या ऊष्मा निकलती है। श्वसन की क्रिया कैसी क्रिया होती है, एग्जाम में पूछा जाता है। श्वसन की क्रिया आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। जिस क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ जाता है वह क्रिया आपकी ऑक्सीकरण क्रिया कहलाती है। इसके फलस्वरूप ऊष्मा इसमें निकलती है। ऊष्मा निकलने के कारण क्या होता है, जब कोई भी व्यक्ति की डेड हो जाती है, मृत व्यक्ति हो जाती है, तो फिर ऊष्मा नहीं ले पाता। जब लेगा नहीं तो बाहर भी नहीं निकालेगा। इस कारण उसका जो शरीर है वह ठंडा हो जाता है। शरीर कैसा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। श्वसन की क्रिया एक कैटाबोलिक क्रिया भी है। कैटाबोलिक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें कोई भी तत्व होता है छोटे छोटे भागों में टूट जाता है, उसको हम लोग कैटाबोलिक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, श्वसन के विभिन्न भाग हैं। किन किन भागों से श्वसन की क्रिया होती है? सबसे नासामार्ग, नासाछिद, एपिग्लॉटिक, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, डायाफ्राम। इन सभी चीज़ों को, इन सभी जो मार्गों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिनसे मानव का श्वसन होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, श्वासोच्छ्वास क्या होता है? आपको मालूम होना चाहिए, जो आपकी जो श्वसन की क्रिया है, सांस अंदर लेने व बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह कितने प्रकार का होता है? यह आपका 2 प्रकार का होता है। एक आपका कहलाता है निःश्वसन, सेकंड आपका कहलाता है निःश्वसन। निःश्वसन एक आपका इंस्पिरेशन और सेकंड आपका इंस्पिरेशन, और जो आपका जो सेकंड होता है वो आपका कहलाता है एक्सपिरेशन। और आपका इंस्पिरेशन क्या कहलाता है? सांस अंदर लेने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं। और इनमें जो गैसें होती हैं, जो सांस लेते हैं तो गैसें होती हैं, कौन कौन सी गैसें हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें आपकी जो ऑक्सीजन है वो आपके 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.3%, नाइट्रोजन 78% जाती है, ग्रहण करते हैं। कितना? 78% ग्रहण करते हैं। बात करते हैं हम लोग निःश्वसन में। निःश्वसन में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम लोग निःश्वसन कहते हैं। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, लेकिन जो गैसों का अनुपात है ये आपका बदल जाता है। गैसों का अनुपात कैसे बदल जाता है? हम लोग जब सांस लेते हैं तो आपकी ऑक्सीजन कितनी होती है? 21%, लेकिन जब सांस को छोड़ते हैं तो आपकी ऑक्सीजन कितनी रह जाती है? आपकी 17%। कितनी? 17% आपकी ऑक्सीजन रह जाती है। CO2 की बात करते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो आपकी CO2 की मात्रा 4.6% रहती है और नाइट्रोजन आपका 78% रहता है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, जब निःश्वसन में जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो ये क्रिया आपकी निःश्वसन कहलाती है। इनमें गैसों का अनुपात आपका बदल जाता है। श्वासोच्छ्वास में इसके प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं? श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसको हम लोग प्रमुख श्वसन अंग कहते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं प्रमुख जो जीव हैं इनके श्वसन अंग क्या होते हैं और ये किससे श्वसन करते हैं। एक कोश की जीव के बारे में हम लोग बात करते हैं। एक कोश की जीव श्वसन किसके द्वारा करते हैं? विसरण विधि के द्वारा करते हैं। जलीय जीव की बात करते हैं तो आपके जलीय जीव होते हैं, यह श्वसन आपके गिल्स, क्लोम या गलफड़े के द्वारा श्वसन करते हैं। कीट की बात करते हैं तो कीट आपके श्वास नली के माध्यम से श्वसन करते हैं। टेडपोल, मेढक का बच्चा जिसको कहते हैं, ये श्वसन आपका किसके द्वारा करता है? मेढक का बच्चा गिल्स के द्वारा श्वसन करता है। निष्क्रिय मेढक भूमि के अंदर जो होते हैं वे त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। बिच्छू ये बुंकलस के द्वारा श्वसन करते हैं। मानव फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है।
मानव का श्वसन मार्ग क्या होता है? मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग से होकर गुजरती है या फिर जिसका अनुसरण करती है उस मार्ग को मानव का श्वसन मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मानव का श्वसन मार्ग कहते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि श्वास कैसे हो जाएगी। सबसे पहले जो श्वास करेंगे नासाछिद्र से आएगी, फिर नासा मार्ग से एपिग्लॉटिक्स, फिर श्वास नली में सांस आएगी जो फिर हम लेंगे एयर, तो उसके बाद श्वास नली, फेफड़ों, फिर डायाफ्राम तक। ये डायाफ्राम तक जो सांस लेते हैं ये आते हैं। ये क्रिया इन मार्गों से होकर गुजरती है। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं, कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नासाछिद्र, नासिका कपाट, ग्रसनी, स्वरतंत्र। नेक्स्ट आपके सामने है स्वरतंत्र के बाद आपका श्वास नली, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, वायु कोष्ठ, रुधिर कोशिका। ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके श्वसन मार्ग है। बात करते हैं हम लोग डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम आपका जो शरीर आपका होता है वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे, वक्ष गुहा के नीचे उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। कैसे वक्ष गुहा? क्या? जो आपका छाती है, जैसे मानव है, मानव के शरीर है, छाती है, छाती के नीचे तथा आपके जो पेट है उदर के ऊपर डायाफ्राम पाया जाता है। डायाफ्राम किसका बना होता है? डायाफ्राम आपका संयोजी ऊतक का बना होता है। यह निःश्वसन में कितना योगदान करता है? निःश्वसन में यह 75% योगदान करता है। निःश्वसन मतलब जब हम सांस को छोड़ते हैं। गर्भवती महिलाओं में जो निःश्वसन में डायाफ्राम की जो भूमिका होती है इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण होती है अगर डायाफ्राम टूट जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु है वो कंफर्म हो जाती है, निश्चित हो जाती है व्यक्ति की मौत। डायाफ्राम। बात करते हैं हम लोग नासाछिद्र, जो श्वसन मार्ग के बारे में हम लोग बात की थी। नासाछिद्र क्या होता है? नाक का यह अगला भाग होता है, इसी भाग से वायु अंदर जाती है। इसमें बाल होते हैं जो फिर धूल कण को रोक लेते हैं। नासाछिद्र में नासिका कपाट की बात करते हैं। नासिका कपाट क्या होता है? नासाछिद्र से होकर जब वायु अंदर जाती है तो यह नाक का पिछला भाग होता है आपका। इसमें चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या कहा जाता है? जिसको म्यूकस कहा जाता है या म्यूकस पाया जाता है। यह नाक का पिछला पदार्थ होता है, नाक का पिछला भाग होता है। नासिका कपाट के पास में ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो किसका अनुभव कहलाता है? जो सुगंध का एहसास या सुगंध का अनुभव कराता है। ग्रसनी की बात हम लोग करते हैं जिसको फायरेंस कहते हैं। यह नासिका कपाट के पीछे, कहाँ पर? नासिका कपाट के नीचे मुख गुहा के पीछे पाया जाता है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं, मतलब कॉमन भाग है ये आपका नास ग्रसनी। लैरिंक्स इसको कहते हैं। ग्रसनी आपका फायरिंग्स। ग्रसनी निगल द्वारा के माध्यम से ग्रास नली से जुड़ा होता है। ग्रसनी स्वरतंत्र के द्वारा श्वास नली से जुड़ता है। ग्रसनी किसके द्वारा जुड़ता है? आपका स्वरतंत्र, जिसको लाइलेंस के द्वारा श्वास नली से आपका जुड़ता है। स्वरतंत्र की हम लोग बात करते हैं जिसको लाइलेंस कहते हैं। यह ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी जो आपकी होती है उसके नीचे पाया जाता है। यह किसमें मदद करता है? यह आवाज़ निकालने में सहायक होता है। इससे क्या कहते हैं? इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। पक्षियों में वॉइस बॉक्स का काम सार्नेक्स करता है। कौन करता है? सार्नेक्स करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लाइलेंस के बारे में। लाइलेंस पर एक कपास पाया जाता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं खाते समय तो एपिग्लॉटिस बंद हो जाता है। भोजन श्वास नली में न जाकर कहाँ जाता है? ग्रॉस नली में जाता है। कैसे? क्योंकि मार्ग तो एक ही है। जब हम खाएंगे तो श्वास नली है वो बंद हो जाएगी, जो भोजन आपका है वो ग्रॉस नली में ही जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने लाइलेंस से संबंधित है। जब कभी एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है तो हमें हिचकी आने लगती है। हिचकी कब आती है? जब एपिग्लॉटिस खुला रह जाता है। एपिग्लॉटिस का जो नियंत्रण कहाँ से होता है? यह आपका मस्तिष्क के मेंडुला एब्लागोंटा के द्वारा इसका नियंत्रण होता है। फेफड़े की हम लोग बात करते हैं। यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मानव के वक्ष गुहा या ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। दाहिना जो फेफड़ा होता है बाएं की अपेक्षा बड़ा होता है। दाहिना फेफड़ा बड़ा होता है। फेफड़ा
प्यूरुलर मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। किसके द्वारा? प्यूरुलर मेम्ब्रेन द्वारा आपका ढका होता है फेफड़ा। फेफड़े को फुस्फस या पल्मोनरी भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है। फेफड़ा जो आपका रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है, जिससे आपका जो रक्त है या ब्लड है उसका शुद्धिकरण हो जाता है, या फिर रक्त फेफड़े में जाकर शुद्ध हो जाता है, प्योर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने श्वास नली की हम लोग बात करते हैं। इसके द्वारा वायु फेफड़ों के अंदर तक जाता है श्वास नली के द्वारा। ट्रेकिया के बाहर कार्टिलेज को सुरक्षा परत होता है, जिसे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? जिससे हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है श्वास नली। ट्रेकिया आगे जाकर दो, ट्रेकिया क्या शाखाएं होती हैं जो आगे जाकर दो भागों में बट जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? जिसको ब्रोंकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोंकाई कई शाखाओं में टूट जाती हैं, जिसको ब्रोंकियोलेज कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकियोलेज कहते हैं। ब्रोंकिया कई शाखाओं में जो बढ़ती हैं उसको ब्रोंकियोलेज कहते हैं। इसको समझ लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूरा विवरण आपको स्वतंत्र का मालूम होना चाहिए। वायु कोष्ठक किसे कहते हैं? ब्रोंकुलोस के सिरे पर गोल संरचना पाई जाती है, जिसे एल्वोली कहते हैं या वायु कोष्ठक कहते हैं। एल्वोली गैसों के विनिमय का कार्य करता है। जब एल्वोली जाम हो जाता है या वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं? निमोनिया कहते हैं। निमोनिया मतलब जो श्वास है, श्वास नहीं ले पाता है, गैस का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए हम लोग वायु का आदान प्रदान नहीं हो पाता है, इसलिए इस बीमारी को हम लोग निमोनिया कहते हैं जब जाम हो जाता है आपका एल्वोली। जो आपका जो टीबी नामक रोग है ये आपके एल्वोली में छेद हो जाता है। जब एल्वोली पर बलगम जमा हो जाता है तो इसे दमा रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? दमा रोग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, एल्वोली में रक्त कोशिकाएं होती हैं। एल्वोली में आपकी रक्त कोशिकाएं होती हैं जिनमें रक्त पाया जाता है। रक्त के अंदर आपका क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन होता है। वर्णक एल्वोली हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन छोड़ देता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिसमें आपका जो हीमोग्लोबिन होता है रूपांतरित होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 हो जाता है। हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन दे देता है। यह ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है आपका, और आपका ग्लूकोज CO2 और H2O तथा कुछ ऊर्जा निकलती है, जिसके फलस्वरूप आपका CO2 निकलता है। हीमोग्लोबिन CO2 को बांध लेता है, जिससे यह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और पुनः एल्वोली तक वापस आ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने वायु कोष्ठक संबंधित। जब हम सांस छोड़ते हैं तो एल्वोली में पहुंचकर, सांस जब छोड़ेंगे तो एल्वोली में पहुंचकर CO2 बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया आपकी जो होती है निरंतर चलती रहती है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, टिडल वैल्यूम क्या होता है? एग्जाम में पूछ सकते हैं आपका टिडल वैल्यूम। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं उसे हम टिडल वैल्यूम कहते हैं, या टीवी के नाम से भी जानते हैं। एक बार में टिडल वैल्यूम कितना होता है? 500 ml। कितना? 500 ml आपका होता है टिडल वैल्यूम। एक बार में एक वयस्क मनुष्य कितनी बार सांस लेता है? 15 से 1 मिनट में 15 से 16 बार 1 मिनट में पूर्णतः श्वास। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कहते हैं। TLC लगभग 6000 ml या 6 लीटर होता है। टाइडल वैल्यूम TLC का मात्र कितने % होता है? आपका मात्र 8% होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, जब कभी सांस लेने में किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है, सांस नहीं ले पाते हैं, परेशानी होती है, तो मनुष्य को वेंटिलेटर मशीन के द्वारा कृत्रिम सांस दिया जाता है। किस मशीन के द्वारा? वेंटिलेटर मशीन के द्वारा। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलाया जाता है? ऑक्सीजन के साथ में वेंटिलेटर जो कृत्रिम ऑक्सीजन दी जाती है उसमें हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन काफ़ी ज़्यादा भारी होती है। वेंटिलेटर का जो प्रयोग होता है आपका क्रिटिकल कंडीशन या फिर आपका इमरजेंसी या फिर ICU में आपका होता है। अधिक गहराई पर जाने वाले जो गोताखोर होते हैं वो अपने साथ सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में हीलियम ले जाते हैं।
पानी में कम गहराई तक जाने वाले गोताकार अपने सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ में क्या ले जाते हैं? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन ले जाते हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वैक्स मनुष्य 1 मिनट में 14 से 18 बार सांस लेता है, जबकि छोटे बच्चे की बात करते हैं, इसकी धड़कन तेज चलती है, सांस ज़्यादा लेता है, तो 14 से 30 बार छोटा बच्चा सांस लेता है। कोश की श्वसन की हम लोग बात करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है? यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह कैसी प्रक्रिया है? यह आपकी एक जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना जो आपका ग्लूकोज है वो कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें क्या होती है? और हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने। आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। जो भाई बहन अगर नहीं फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक स्टडी विद शशांक चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार का होता है? तो आपका 2 प्रकार का होता है। किसमें आपका श्वसन होता है कोशिकीय श्वसन? एक तो आपका कोशिका द्रव में, सेकंड आपका माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव की हम लोग बात करते हैं। कोशिका द्रव में श्वसन यह कोशिका द्रव में होता है। यह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, अतः इसे अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। बीज का जो अंकुरण होता है जीवाणु या यीस्ट में अनाक्षी श्वसन होता है। कोशिका द्रव में अनाक्षी श्वसन के फलस्वरूप 4 एटीपी का निर्माण होता है। कितने एटीपी का? 4 एटीपी। एटीपी मतलब एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें से 2 जो एटीपी होते हैं ये ग्लूकोज को तोड़ने में या ग्लाइकोलाइसिस में आपके खर्च हो जाते हैं, 2 एटीपी, और 2 एटीपी आपके शेष बच जाते हैं। अतः ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 एटीपी का लाभ होता है। ये सभी पॉइंट आपको मालूम होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद में क्रेब्स चक्र आपका प्रारंभ होता है। किसके बाद में? ग्लाइकोलाइसिस के बाद में। ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब्स चक्र के बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम लोग एसीटाइलिल या CA को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने, माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की हम लोग बात करते हैं। या माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है, इसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में यह श्वसन आपका होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले चक्र को क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज क्रेब्स नामक विद्वान जो वैज्ञानिक थे इन्होंने इसकी खोज की थी। कोशिका द्रव में हुए ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप बने आपके जो 2 पायरुविक अम्ल को माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण अपघटन होता है या फिर पूर्णतया टूट जाते हैं। एक पायरुविक अम्ल के अपघटन से कितने एटीपी ऊर्जा? 18 एटीपी ऊर्जा बनती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचे 2 जो पायरुविक अम्ल के अपघटन से कुल कितने बनते हैं? 2 एटीपी आपके बचते हैं। तो 1 से 18 एटीपी बनते हैं, 2 से कितने? 36 एटीपी आपके बनते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान हमें 2 एटीपी का लाभ होता है। अतः कुल एटीपी की संख्या कितनी हो जाएगी? 39। आपके 36 एटीपी बन गए, 2 का लाभ हुआ तो कितने एटीपी? बाद में आपको 1 एटीपी का लाभ हो जाता है। क्रेब्स चक्र आपका ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब्स चक्र के दौरान क्या निकलता है? आपका CO2 निकलता है। एग्जाम में पूछ सकते हैं। वैसे पदार्थ, श्वसनीय जो पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनका कोशिकीय श्वसन के दौरान अपघटन या टूटना होता है और हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है उसको हम लोग श्वसनीय पदार्थ कहते हैं। कौन को? जिसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आते हैं। आंतरिक श्वसन के फलस्वरूप हम सांस नहीं लेते, बल्कि क्या होता है? आंतरिक जो श्वसन आपको होता है इसमें आपके ऊर्जा का निर्माण होता है या फिर ऊर्जा का निर्माण करते हैं। श्वसनीय पदार्थ से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है, फेफड़ों में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, जबकि कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया श्वसन तंत्र से संबंधित बेहतरीन कॉन्सेप्ट को, बेहतरीन पॉइंटों को, जो कि आपके एग्जाम के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है इस लेक्चर से संबंधित। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पाचन तंत्र, आज लेक्चर में श्वसन तंत्र को डीपली डिस्कस किया है, बहुत ही शॉर्ट माध्यम में, बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक के माध्यम से। आपके एग्जाम में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं,
आपका कोई भी एग्ज़ाम, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, पुलिस का एग्ज़ाम हो, या फिर आप एक सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं, उसमें भी साइंस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट, आप लोग कॉपी में नोट्स जरूर बना लीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी पूछना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तथा जो भाई बहन अग्रणी फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है आपके सिलेक्शन की, बात होती है आपको एक सरकारी सीट दिलाने की। आप लोग खुशहाल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और एक सरकारी सीट प्राप्त कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।